विशाल अपने 5 साल के बच्चे का जब एडमिशन करवा देता है तो प्रिंसिपल मैडम उसे क्लास टीचर से मिलने के लिए कह देती हैं। उसके बाद वह चपरासी के थ्रू उस क्लास में जाता है, लेकिन वहां पर जैसे ही पढ़ा रही क्लास टीचर को देखता है तो एकदम से चुपचाप सा खड़ा रह जाता है और इधर जो क्लास टीचर होती है वह भी उसे देखकर चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। लेकिन उसके बाद विशाल जो होता है वो कहता है कि मैडम ये मेरा बच्चा है और कल से आपको इसे पढ़ाना है। तो उसके बाद जो क्लास टीचर होती है वो भी सहज होती हैं और उसके बाद कहती है कि ठीक है, मैं कल से इसको पढ़ा दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर विशाल के मन में कुछ पुराने सवाल चल रहे थे जो उसका बच्चा उससे किया करता था और इन सवालों के चलते वह क्लास टीचर से कहने लगता है कि मैडम अगर आप फ्री हो तो क्या स्कूल के बाद हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद क्लास टीचर भी कुछ सोचती है और कहती है कि ठीक है, स्कूल खत्म होने के बाद आपसे मिलते हैं। कौन थी वे क्लास टीचर और किस वजह से विशाल को देखकर चुपचाप रह गई थी और कौन से सवाल विशाल के दिमाग में चल रहे थे उसके बच्चे के जिसकी उम्र अभी 5 साल है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है गुजरात के वडोदरा से। वडोदरा के अंदर एक परिवार है जिस परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका बेटा है जिसका नाम विशाल होता है और विशाल का भी एक बेटा है जिस बेटे का नाम मनीष होता है और मनीष की उम्र फिलहाल 5 साल है। अब जो मनीष होता है वह 5 साल का तो है, लेकिन पिता ने अभी उसे प्ले स्कूल में एडमिशन दिला रखा है और जब एक दिन पिता अपनी ड्यूटी से वापस लौटता है, यानी कि विशाल ड्यूटी से वापस लौटता है, तो वो कहने लगता है कि पापा क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। तो वह कहता है कि हाँ बेटा, हंसते हुए कहता है कि हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है। तो जो मनीष होता है छोटा 5 साल का बच्चा, वो कहने लगता है कि सबकी मम्मी काफ़ी जवान है और मेरी मम्मी जो है वो बूढ़ी क्यों है। अब इस बात को सुनकर जो विशाल होता है वो अतीत की गहराइयों में उतर जाता है। बच्चे से तो कह देता है कि नहीं बेटा ऐसा ही हुआ करता है। तो वो बच्चा दोबारा से सवाल पूछ लेता है, कहने लगता है कि ठीक है वो मानते हैं मेरी माँ बूढ़ी है, लेकिन मेरी दादी कहाँ है, क्योंकि और बच्चों की भी दादी हैं और कभी कभी उनकी मम्मी लेने के लिए आया करती हैं तो कभी कभी दादी लेने के लिए आया करती हैं, तो मेरी दादी कहाँ है। इस बात को सुनकर वह जैसे तैसे बच्चे को तो समझा देता है, लेकिन जब रात के समय आराम करने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में ये बात घूमने लगती है और पुरानी यादों में वो पूरी तरह से खो जाता है। दरअसल आज से लगभग 8 साल पहले विशाल की शादी हुई थी एक रचना नाम की लड़की से और रचना भी वडोदरा की ही रहने वाली है। रचना जो है उसकी जिंदगी में जब आती है तो जो विशाल है रचना से बहुत प्यार करता है, क्योंकि रचना देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और रचना भी विशाल से उतना ही प्यार किया करती है। लेकिन जब वह रचना यहाँ पर रहने लगती है तो स्टार्टिंग के 6-7 महीने तो बड़ी आराम से व्यतीत होते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अब थोड़ी थोड़ी कहासुनी जो रचना है वो करने लगती है अपनी सास से, अपने ससुर से, लेकिन विशाल से कुछ नहीं कहती थी। इसी वजह से जो विशाल है वह अपनी पत्नी को समझा दिया करता है। माता पिता भी समझ जाया करते, कहते कि कोई बात नहीं, अभी नई नई इस घर के अंदर आई है तो हो सकता है कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी, और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बीतने के साथ साथ ही उसका ये व्यवहार काफ़ी ज़्यादा ऐसा ही और ज़्यादा होने लगता है और अब जो विशाल है उससे ये बात सहन नहीं होती है। वह रचना को धमकाने लगता है और कहता है कि देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुमसे प्यार किया करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से माता पिता को परेशान करोगी। छोटी छोटी बातों को लेकर वो झगड़ा कर दिया करती और उसके बाद जब माता पिता कुछ कहा करते तो उल्टा मुंह जोड़ी भी उनसे करने लगती है। तो इन्हीं बातों को लेकर वह अपनी पत्नी को समझाने लगता है, कहता है कि देखो छोटा सा परिवार है, माता पिता का मैं इकलौता बेटा हूं और अगर तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, कौन है इनका। इन बातों को समझाकर वह अपनी पत्नी को कभी कभी चुप करा दिया करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ समय और बीतता है तो कुछ समय बाद जो पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है और जैसे पत्नी गर्भवती होती है तो उसके बाद जो पत्नी होती है वो और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और इसी चिड़चिड़ेपन के चलते यहाँ पर जो पत्नी होती है वह अब और भी ज़्यादा झगड़ा अपने सास ससुर से और अपने पति से करने लगती है। और इसी दौरान एक दिन जो पति होता है वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। अब जैसे वो हाथ उठाता है तो पहले भी कई बार उसने हाथ उठाया था, लेकिन अब तक वो बात नहीं थी। लेकिन अब जो पत्नी होती है वह सीधा अपने मायके अपने पिता के पास फोन कर देती है और कहती है रोते हुए कि पिताजी इसने तो मुझ पर हाथ उठाया है। इस बात को सुनकर जो पिता है वो भी आग बबूला होता है और कहता है कि बेटी अगर ऐसी बात है ना तो तू ऐसा कर, यहाँ पर आ जा। उसके बाद जो बेटी होती है अपने पिता की बात मानती है और वहां से रूठकर सीधा अपने मायके पहुंच जाती है। विशाल उसे रोकने की भी कोशिश करता है,
लेकिन वह रुकने का नाम नहीं लेती है। और उसके बाद जब अपने मायके पहुंच जाती है तो यहाँ पर उसके भैया भाभी, यहाँ तक कि उसकी पड़ोस की जो सहेलियां होती हैं वह भी उसे सिखाने पढ़ाने लगती हैं और कहती है कि जब तक आकर पैर ना पकड़े ना तब तक जाना मत तू यहाँ से। अब पत्नी गर्भवती होती है तो माता पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा गर्भवती है तुम्हारी पत्नी और ऐसा करो उसे ले आओ। उसके बाद जो विशाल होता है वह भी आता है और आने के बाद उनकी बार बार जो बातें हैं उनको सुनने के बाद जो विशाल होता है वो समझ जाता है कि ये लोग हाथ जोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो इसीलिए वह हाथ जोड़ता है, कहता है कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, चलो मेरे साथ, इस तरह से घर को उजाड़ा नहीं करते। इस बात को सुनकर जो पत्नी है वो बड़ी राजी होती है, खुश होती है कि चलो अब तो मेरी बात मान ली। और उसके बाद वह वहाँ से उसके साथ आ तो जाती है, लेकिन अब घर के अंदर और भी बुरी तरह से रहने लगती है, क्योंकि अब तक घर वालों ने और साथ में बाहर वालों ने उसको सिखा पढ़ाकर इस तरह से कर दिया था कि उसे अब इस घर में राज करना था, ना कि इस परिवार के साथ मिलकर रहना था एक सदस्य की तरह। उसे तो ये था कि जो उसका मन करेगा वो करेगी, वरना और कुछ नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, घर वाले भी समझ जाते हैं कि कोई बात नहीं, इसको जैसा रहना चाहती है वैसा रहने देते हैं, पेट में बच्चा है और बाद में बात करेंगे। ऐसा सोचते हुए धीरे धीरे उसकी डिलीवरी का समय आता है और जो रचना होती है उसने एक बच्चे को, लड़के को जन्म दिया था। और इस बात से सास बड़ी खुश होती है और खुश होकर उसे बताने लगती है, बेटी अब तुझे लड़का हो गया है, परिवार कंप्लीट है और अब तुझे ऐसे रहना वैसे रहना, यानी कि जिस तरह से बच्चे की माँ को बताया जाता है सास के द्वारा थोड़ा बहुत, तो उसी तरह से वो बताने लगती है। लेकिन इन बातों को सुनकर उसे बुरा लगता है। वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली, और मैंने भी जिंदगी जी है, मेरी माँ अपने आप मुझे सब कुछ बता देगी। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो विशाल होता है वह वहीं पर ये सारी बातें सुन रहा था और जैसे ही माँ से वो ऐसा कहती है और एकदम से माँ का हंसता हुआ चेहरा एकदम से मुरझा जाता है और उसके बाद वह बाहर निकल जाती है, तो विशाल से माँ का ये चेहरा देखा नहीं जाता। और उसके बाद वह बिस्तर में पड़ी हुई अपनी पत्नी को धमकाने लगता है, कहता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, वो बेचारी कितनी खुश होकर ये बात बता रही थी, अगर हामी भर लेती तो कौन सी बुराई है। लेकिन पत्नी इस बात को सुनकर और भी ज्यादा गर्म हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। विशाल जो होता है उसे गुस्सा आता है और वह उसे बुरी तरह से धमका देता है। लेकिन यहीं से जो पत्नी होती है वह अपने पिता को फिर से फोन कर देती है और उसके बाद कहती है कि पिताजी आप मुझे लेने आ जाओ, ये लोग मुझसे फिलहाल भी लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद जो उसका पिता होता है वह हॉस्पिटल में आता है, वहां से छुट्टी करवा कर वह खुद उसे अपने साथ ले जाता है और उन लोगों से कहता है कि अब तो तुमसे कोर्ट में ही मिलेंगे। जो लड़की होती है वह भी इस बात के लिए तैयार होती है और तैयार होने के बाद वह कह देती है कि अब तो फैसला कोर्ट के अंदर होगा। ऐसा कहकर जो रचना है वह अब अपने पिता के कहे अनुसार एक कोर्ट की केस दर्ज कर देती है और उसके बाद उस कोर्ट का जब सम्मन पति के पास जाता है तो पति अपनी पत्नी को मनाने के लिए वहां पर आता है, उसके पैर पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि ऐसा मत करो, इस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, बच्चे ने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं है और उससे पहले अगर माता पिता दोनों अलग हो गए तो वो या तो माँ का ही प्यार देख पाएगा या पिता का ही प्यार देख पाएगा। इस बात को सुनकर रचना कहती है कि ये बात तो उससे पहले सोचनी चाहिए थी जब अपनी माँ की हिमायत ले रहे थे, और अब मैं इस फैसले को बदलने वाली नहीं हूं, अब तो मेरा और तुम्हारा तलाक होकर रहेगा, ले जाओ अपने बच्चे को, मैं बच्चा भी अपने पास नहीं रखना चाहती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विशाल होता है जब उसे मनाने की कोशिश कर लेता और वो नहीं मानती है तो कहता है कि ठीक है तो फिर तलाक ले लेते हैं और प्यार से तलाक ले लेते हैं, इसमें वो वाली क्या बात है, तुम्हें जो पैसे चाहिए वो रकम तुम मुझे बता दो, मैं चाहे कहीं से भी इंतजाम करूं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद जो रचना होती है वह उसे 15 लाख रुपए बताती है और इसके बाद जो लड़का होता है वह 15 लाख रुपए का इंतजाम करके उसे दे देता है और यहाँ पर दोनों की आपसी रजामंदी से दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं। इसके बाद जब धीरे धीरे समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर जो रचना होती है वह अपने मायके में रहती है और मायके वाले खूब प्यार उससे करते हैं। इधर यहाँ पर जो बच्चा होता है वह अब लड़के के पास रहता है और लड़के की माँ जो होती है वो उसे पालने लगती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और अपनी दादी को ही मम्मा कहकर बुलाया करता है, क्योंकि वह भी उससे कहा करती है कि बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, तो माँ कहकर वह उसे पुकारा करता है और उसके निगाह में वही माँ होती है। और धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो प्ले स्कूल में जाने लगता है और जैसे प्ले स्कूल में जाने लगता है तो उसके बाद
यह है। अब बच्चों को देखकर यह सवाल आज अपने पिता से पूछ बैठा है। ये सारी बातें सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो सोचता है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा जब इसे बता दूंगा कि इसकी माँ इससे अलग रहा करती है। उसके कुछ ही दिनों बाद जब प्ले स्कूल की पढ़ाई इसकी कंप्लीट हो जाती है और ये 5 साल का हो जाता है, तो जो पिता होता है ये इसका एडमिशन एक दूसरे नर्सरी स्कूल में करवाने के लिए जाता है। और वहां पर जाकर जब प्रिंसिपल से एडमिशन की बात कर लेता है, तो उसके बाद जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं वो कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, अपने बच्चे की क्लास टीचर से भी मिल लो एक बार और उसका नंबर वगैरह ले लेना, तुम्हारा कॉम्बिनेशन बना रहेगा, कोई भी बात हो तो वो तुम्हें फोन कर देगी और उसके पास तुम्हारा नंबर रहेगा। इस बात को सुनकर वह अपने बच्चे को लेकर अब उसकी क्लास में जाने लगता है और जैसे उस क्लास में जाता है तो वहां पर क्या देखता है कि उसकी वही पत्नी, जिसका नाम रचना होता है, जिसे आज से 4 साल पहले उसने 15 लाख रुपए दिए थे, वह पत्नी अब फिलहाल यहां पर बच्चों को पढ़ा रही है, वो भी छोटी क्लास के बच्चों को। इस बात को देखते हुए बड़ा ही हैरान होता है और भौचक्का सा उसकी तरफ देखता हुआ खड़ा रह जाता है। इधर रचना जो बच्चों को पढ़ा रही थी वह एकदम से दरवाजे की तरफ देखती है और जैसे ही विशाल को दरवाजे पर देखती है और उसके साथ में एक बच्चे को देखती है तो एकदम से हैरानी भरी निगाहों से दोनों बाप बेटे को देखती रहती है। उसके बाद जो विशाल है वो एकदम से सारी जो चुप्पी थी उसको तोड़ते हुए कहने लगता है कि देखिए मैडम, ये मेरा बच्चा है और मनीष इसका नाम है, इसको आपको पढ़ाना होगा। कल से ये स्कूल आएगा और आपको मेरा नंबर लेना है तो नंबर ले लीजिए, और अगर नंबर नहीं लेना तो कोई बात नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि हाँ दे दीजिए अपना नंबर, बच्चे की कोई दिक्कत होगी तो मैं डायरेक्ट आपके पास फ़ोन कर सकती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद जैसे ही विशाल वहां से जाने लगता है तो अचानक से उसके दिमाग में कल रात वाला जो उस दिन रात को उसने सोचा था वो क्वेश्चन घूमने लगता है कि पापा से जो पूछ रहा था कि मेरी मम्मा इतनी बूढ़ी क्यों है और मेरी दादी कहाँ है। तो उसके बाद वह एकदम से पीछे मुड़ता है और कहने लगता है कि रचना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या हम स्कूल के बाद मिल सकते हैं। इधर जो रचना होती है वह जब अपने बच्चे को देखती है तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ममता जाग आती है और कुछ पुरानी ऐसी बातें थी जिनको याद करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो इसीलिए वह भी हामी भर देती है। कहती है कि ठीक है, स्कूल के बाद मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी और उसके बाद तुम स्कूल से बाहर मिल जाना, हम दोनों मिलकर बात करते हैं। उसके बाद ऐसा ही होता है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो रचना विशाल को फ़ोन करती है और विशाल भी आज बच्चे को घर पर छोड़कर यहीं स्कूल के आसपास घूम रहा था और जैसे ही उसकी पूर्व पत्नी का फ़ोन आता है तो उसके बाद वह वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि चलो किसी कैफ़े में बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। रचना भी उसके साथ साथ चल देती है और वहाँ पर जाकर जब वो बातचीत करने लगते हैं तो उसके बाद जो विशाल होता है वो पूछने लगता है कि कैसी हो, ठीक तो है ना सब कुछ। तो उसके बाद जो रचना है वो अपने गमों को छुपाते हुए कहने लगती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो विशाल होता है वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें 15 लाख रुपए दिए थे और 4 साल के अंदर ऐसा तुमने क्या किया जो 15 लाख रुपए खत्म हो गए और अब तुम्हें यहाँ पर स्कूल में टीचर की जॉब करनी पड़ रही है। शादी हो गई या फिर कोई और दिक्कत है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर रचना है वो कहने लगती है कि तुम्हें क्यों बताऊं, कौन लगते हो तुम मेरे। तो वो कहता है कि चलो अब तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जो बच्चा मेरे पास है उसकी तुम माँ लगती हो। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो रचना है वो थोड़ी देर तक सोचती है, सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब जैसे रचना को वो रोता हुआ देखता है, अब तक तो वो इतनी स्ट्रांग बन रही थी और एकदम से रोने लगी, तो वो कहने लगता है रचना क्या हुआ, कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। आखिरकार हम कभी पति पत्नी थे, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली और तुम्हारा पति तुम्हें परेशान किया करता है क्या। तो उसके बाद जो रचना है वो रोते हुए कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैंने दूसरी शादी की है और ना ही कुछ और है। मैं तो अपनी जिंदगी को जैसे तैसे बिता रही हूँ, यहाँ पर नौकरी किया करती हूँ, जो पैसे आया करते हैं उनसे अपना गुजारा किया करती हूँ। वह पूछने लगता है कि फिर वो पैसे कहाँ गए जब तुमने शादी नहीं की तो इसके बाद जो रचना है वो बताने लगती है, कहती है कि जब तुम्हारा मेरा तलाक हो गया था ना तो घर वाले बड़ी प्यार से रखा करते थे और घर वालों की बात की वजह से ही मैंने तुमसे तलाक लिया था, वरना अगर एक बार वो मुझे समझा देते कि बेटी ऐसा नहीं किया करते तो मैं भला कहाँ तुमसे तलाक लेने वाली थी। 15 लाख रुपए को वो अपने पास रख लेते हैं और धीरे धीरे करके 2-3 साल के अंदर ही उन पैसों को पूरी तरह से खर्च कर देते हैं। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि भाई मेरे पैसे खर्च कर दिया, मुझे पैसे चाहिए, तो मेरा जो भाई है वो मुझे आंखें दिखाता है और जब मैं माता पिता से इस बात को कहती हूं तो माता पिता के कहने पर भी वह माता पिता को भी धमका देता है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो मेरी तरफ से अपने बेटे से लड़ाई कर लेते हैं और इसी वजह से जो बेटा होता है वो उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देता है और साथ में मुझे भी धक्के देकर निकाल दिया था। अब मैं
पूरी तरह से बेसहारा हो गई थी और माता पिता का सहारा भी मैं ही थी। तो इसीलिए मैं माता पिता को लेकर अलग से किराए का कमरा लेती हूँ और ऐसे स्कूल में पढ़ाने लगती हूँ। कुछ दिनों में माता पिता को इस बात का बड़ा ही गम होता है, क्योंकि अब मुझे अकल आ चुकी थी कि मैंने अपना घर उजाड़कर बहुत बड़ी गलती की है। और इसीलिए जो माता पिता हैं वो भी इस बात को महसूस कर चुके थे और फूट फूट कर रोया करते हैं। मुझसे कहा करते कि बेटी अपने पति के पास चली जा, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो पाती है कि मैं कैसे जाऊं अपने पति के पास, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है और वो तो पैर पकड़कर भी माफी मांगने के लिए आया था कि मेरे साथ चलो। जब मैं नहीं गई तो अब किस मुंह से उसके पास जाऊं, हो सकता है उसने शादी भी कर ली हो। तो इसीलिए मैं बच्चों को पढ़ाती रहती हूं। माता पिता इस बात का गम करते और गम के चलते वो बीमार होकर इस दुनिया को छोड़कर एक एक करके चले जाते हैं। अब मैं अकेली रहा करती हूं उस कमरे के अंदर। हालांकि कमरा काटने को आता है, लेकिन यहां पर बच्चों के साथ रहकर थोड़ा सा दिमाग बढ़ जाता है और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जी रही हूं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को ना मैं अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी। और बच्चा तो मेरा भी है ये, लेकिन क्या करूं, मैंने हक खो दिया इसे मां कहलवाने का। इस बात को सुनकर विशाल कहता है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन विशाल के दिमाग में कुछ और चल रहा था और उसी वजह से वो कहने लगता है कि अगर तुम चाहो, ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो गया है तो तुम्हें मैं एक मौका और दे सकता हूं, लेकिन शर्त यह होगी कि माता पिता से कुछ भी नहीं कहोगी और जो कुछ हुआ उस सबको भूलकर दोबारा से अपने जीवन को बसाओ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रचना होती है वो कहती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, तुम मुझ पर एहसान बेशक से मत करो, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया और अपने हाथों से अपने घर को उजाड़ा है। लेकिन विशाल जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चे के लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ना ही मेरे परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन बच्चे को ज़रूरत है। वो पूछती है कि वो कैसे, तो वो बताता है उस सवाल को, जो सवाल उसने अपने स्कूल से आने के बाद अपने पिता से किया था। और उस सवाल को सुनने के बाद माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगती है कि सासू माँ से ही वो माँ कहा करता है क्या? तो वो कहता है कि हाँ वही देखी है, तो उससे ही माँ कहेगा ना। लेकिन ये सवाल कहता है कि मेरी दादी कहाँ है? अगर तुम आ जाओगी तो उसको दादी भी मिल जाएगी और माँ का प्यार भी मिल जाएगा। बच्चे के लिए मैं ये करने के लिए कह रहा हूं। इस बात को सुनकर जो रचना है वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद जो विशाल होता है वह उसे यहाँ से उसके कमरे पर ले जाता है और वहाँ से जो उसका जो भी सामान होता है उसे अपने साथ लेकर और उसे फिर से अपने घर ले आता है। घर आने के बाद जैसे उसकी माँ उस महिला को देखती है जिस महिला ने उसके परिवार को तहस नहस कर दिया था और जिसकी वजह से उनका बेटा अभी तक शादी नहीं कर रहा था, उसे शादी नाम से डर लगने लगा था, तो कहने लगती है कि बेटा तू इसे क्यों ले आया? इसने तो हमारे घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन तभी जो बेटा है वो कहता है कि माँ अब ये पछता रही है अपनी बात पर, अगर आप लोग कहोगे तो ही मैं इसे रखूंगा, ये बात मैंने इससे कह दी है। यहाँ पर जो रचना होती है वो उनके पैर पकड़ती और कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने घर वालों के बहकाए में आ गई थी और उन्होंने मुझे सिखाया पढ़ाया, उसके बाद ही मेरा घर बिगड़ा, वरना बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता। इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक तो जो सास है वो मना करती रहती है, वो उसके पैरों को नहीं छोड़ती है, लेकिन बाद में जो सास होती है वो भी मान जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि बेटे को पत्नी की भी ज़रूरत है और जब वो शादी नहीं कर रहा है और अगर ये साथ रहने लगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद वो उसे अलाउ कर देती है और यहाँ पर रचना उस घर के अंदर अब हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। रचना जब इस घर के अंदर रहती है तो दोबारा से घर के अंदर वही रौनकें आने लगती है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि भाई सब परिवारजन उससे नफरत सी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपनी मेहनत से और लगन से उनका दिल जीत लेती है और उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है उसका भी दिल जीतकर वो पति पत्नी की तरह आज एक साथ सेटल हो चुके हैं। और ये कहानी हमें रचना ने भेजी है, कहा है कि इस कहानी को लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोगों को सीख मिल सके कि किसी दूसरे के बहकावे में आकर अपने घर को नहीं उजाड़ा करते। कुछ भी तो नहीं हुआ, 15 लाख का लॉस उन्हें हो गया उल्टा। तो रचना की कहानी है ये, और आप लोग इसको देखकर जो कुछ भी कमेंट सेक्शन में कहना चाहते हो रचना के लिए या विशाल के लिए या छोटे बच्चे मनीष के लिए, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और रचना जी इन कहानी के कमेंट को जरूर पढ़ेंगे तो अपनी राय जरूर से देना। बाकी ये थी आज की कहानी, जैसा भी लगा वो भी कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।